जय गुरु जी। बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। गुरु जी बुलाते हैं, दरबार में बिठाते हैं, सत्संग सुनवाते हैं, सत्संग करवाते हैं। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। सबसे पहले इस पवित्र दरबार में गुरु जी के चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। सारी आई हुई संगत जी को नमस्कार, प्रणाम, जय गुरु जी। और बहुत खुशी होती है सच में, अंदर से दिल जैसे ना बिल्कुल भर आता है जब इतने प्यारे सत्संग सुनने को मिलते हैं। अब तो गुरुजी ने ये जो पूरा टाइम था ये ऐसा निकाल रहे हैं, अभी तक निकाला है जैसे लगता है कि रीयूनियन करा रहे हैं सारी क्लास ऑफ 80s, क्लास ऑफ 2000, क्लास ऑफ 90s। तो ये सारे जब पुराने आके सत्संग शेयर करते हैं। सी गुरुजी तो कभी प्रवचन नहीं करते थे, गुरुजी ने कभी कोई सरमन्स नहीं दिए, गुरुजी ने सिर्फ प्रैक्टिकल करके दिखाया और गुरुजी ने सत्संग सुनवाए। गुरुजी सत्संग पे इसीलिए इतना एम्फेसाइज करते थे कि गुरुजी जो कहना चाहते हैं वो सारे सत्संग गुरुजी के लिए उनका जरिया है, उनकी बात संगत तक पहुंचाने का। जब दरबार में खड़े होकर गुरुजी सत्संग सुनवाते थे तो भी गुरुजी भी बड़े ध्यान से सुन रहे होते थे एक एक शब्द को, और बीच बीच में संगत की तरफ ऐसे नजर मारते थे, निगाह डालते थे और ऐसे सुनने को बोलते थे कि ध्यान से और ध्यान से सुनो। मतलब वो कभी अपनी एक आईब्रो को ऐसे करेंगे, कभी आंख के इशारे से ऐसे संगत को अपने चेहरे से, अपने डिवाइन चेहरे से बताते थे कि सुनो ध्यान से, देखो क्या बोल रहे हैं ये, और यही है जो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, यही मैं तुम्हें कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। तो आज तक वैसे ही है। ये सारे सत्संग गुरुजी के प्रैक्टिकल हैं और गुरुजी ही सुनवा रहे हैं, और इन सब से आज तक कितना कितना कल्याण हो रहा है सारी संगत का। इसीलिए दिस सत्संग, ये चाहे पुराने हो नए हो, ये हमेशा ही रेलिवेंस रहते हैं। हर बार सुनने में इनमें मीनिंग, रेलिवेंस और गुरुजी का मैसेज और कम्युनिकेशन होता है। सो थैंक यू गुरुजी फॉर दिस। और सबसे बड़ी खुशी की बात, बड़े मंदिर खुल रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य। हालांकि हम तो यहाँ यूएसए में बैठे हैं, फिर भी अंदर से इतनी खुशी लग रही है सच बताऊं। और सारी संगत जी को बहुत बधाई हो, सारे सेवादारों को बहुत बधाई हो, और गुरुजी सब पे ऐसी मेहर करें, ब्लेसिंग करें। सारा कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से गुरुजी चलाएंगे। सारी संगत प्लीज कोऑपरेट करिए, जैसे जैसे बोला जाता है। उस टाइम पे भी देखिए हम जाते थे, चाहे बड़े मंदिर हो चाहे एम्पायर स्टेट हो, सेवादार अंकल लोग जो भी कहते थे हम बिल्कुल सर माथे लेके उसको गुरुजी का हुक्म समझते थे और बिल्कुल वैसे ही करते थे। कभी लाइन नहीं कट करते थे, लाइन में जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहें, क्योंकि गुरुजी ने खुद बोला था कि तुम नहीं जानते हो, जब तुम लाइन में लगते हो दर्शन करने के लिए मेरी, तो तुम्हारे साथ कौन कौन से देवी देवता खड़े हैं ये तुम्हें नहीं पता, ये मुझे पता है। अब बताइए कितने भाग्यशाली है हम कि जो स्वर्ग से देवी देवता उतर के गुरुजी के दर्शन करने के लिए आते हैं। हमें भी वो सौभाग्य मिलता है यहाँ रह के, इस धरती पे रह के, इस मानव जीवन में ऐसा सौभाग्य मिला, इससे बड़ी क्या खुशकिस्मती है। तो गुरुजी ने यही कहा है कि कभी भी लाइन में इधर उधर नहीं करें, कट नहीं करें लाइन को। दूसरी चीज, जब हम दरबार में जाते थे एम्पायर स्टेट में, तो जब तक हम अंदर वॉक करके जाते थे तब तक तो हम अंकल आंटी फैमिली है, सब है। जैसे ही पहला कदम दरबार के अंदर रखा, आप सिर्फ एक इंडिविजुअल संगत हो, इंडिविजुअल सोल हो जो गुरुजी के दरबार में है, उस डिवाइन मैजिक किंगडम में गुरुजी के उस रूहानी दरबार में आप सिर्फ एक गुरुजी की संगत हो और कुछ नहीं। तो सारी पहचान खो जाती है, उसके बाद सिर्फ गुरुजी और आप रह जाते हो। जब मैं और अंकल जाते थे एम्पायर स्टेट दरबार, तो अंदर जाते ही पहले कभी कभी ये होता था कि अंकल सीधे ऊपर चले गए, अपस्टेयर्स वाले फ्लोर में बैठ गए जाके, मैं नीचे बैठ गई गुरुजी के पास में। कभी उल्टा हुआ, मैं ऊपर चली गई, अंकल नीचे बैठ गए। मोबाइल फोन तो खैर अलाउड ही नहीं थे, तो सवाल ही नहीं उठता, कोई कम्युनिकेशन नहीं होता था। और सच मानिए कभी जरूरत भी नहीं लगी कम्युनिकेट करने की, क्योंकि क्या करना है, जिस काम के लिए गए हैं गुरुजी से जुड़ने, बस वही तो करना है ना। वहां पे कोई किसी किस्म का सोशलाइजेशन गुरुजी नहीं पसंद करते थे। जैसे हम लोग संडे को जाते थे, हमारा दिन गुरुजी ने संडे बनाया था। आई टेल यू, संडे को जो क्रिम डला क्रिम होते हैं वो संगत आते थे, बहुत ही ऐसे। खैर गुरुजी के लिए सब बराबर हैं, फिर भी हम मानव हैं, हमें तो वी आर ह्यूमन बीइंग्स, तो हमें लगता था अरे वीआईपी तो बहुत आते हैं, और संडे को तो खासकर। तो लेकिन गुरुजी के लिए सब बराबर होते थे।
गुरुजी, ये नहीं है कि वहां पे बहुत वीआईपीज आ रहे हैं तो उनसे बोल के किसी का काम करवा रहे हैं, या हम वहां पे किसी से बोले कि भले ही कोई बंदा आया है संगत जिसकी फाइल किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में अटकी हुई है और वो उसके साथ बैठ के, उस मिनिस्टर के या एमएलए के साथ बैठ के लंगर खा सकता है, लेकिन उससे अपने काम के लिए नहीं बोल सकता है। ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट नो है, बिल्कुल नहीं करना है। कोई पर्सनल बिजनेस डील्स, कोई किसी तरह का बिजनेस ट्रांजैक्शन, एंडोर्समेंट, ये सब नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। और जब गुरुजी के यहाँ जाते थे तो पहली नजर में जो गुरुजी ने स्कैन कर लिया, गुरुजी हमेशा, गुरुजी के लिए ये संगत में कहा गया था कि जब आप आते हो तो जैसे ही पहला कदम रखते हो, गुरुजी आपको पूरा स्कैन कर लेते हैं, हेड टू टो, सिर्फ शरीर नहीं, आपकी आत्मा को भी। एज अ सोल आपकी क्या जर्नी रही है, कहाँ कहाँ आप जा चुके हो, वट एवर यू हैव बीन थ्रू, वट एवर यू हैव गॉन थ्रू, सब गुरुजी एक फ्लैश ऑफ द सेकंड में, ऐसे एक नजर में आपकी सारी यात्रा को जान लेते हैं। तो वो यात्रा कहाँ से शुरू होती है वो हमें दिखता है इस जन्म में, लेकिन उसका और छोर सिर्फ गुरुजी जानते हैं, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये सिर्फ गुरुजी जानते हैं। तो गुरुजी एक्सरे कर लेते थे, आपकी फाइल खोल देते थे। क्या होता था, जैसे ही आप गुरुजी के सामने जाते हैं तो गुरुजी आपकी फाइल खोल देते हैं। तो जब फाइल खोल देते हैं मतलब कि वो फाइल पे काम भी कर रहे हैं। तो अगर आपकी फाइल गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के पास है, तो क्या जरूरत है किसी और के पास अपनी फाइल की अर्जी लगाने की। इतने बड़े महाशिव परमात्मा वो हमारी फाइल पे काम कर रहे हैं ना, उनके पास हमारी फाइल है, खुली हुई है, काम भी कर रहे हैं, और क्या चाहिए। तो गुरुजी पे भरोसा रखें और गुरुजी को ही सब कुछ करने दें। और स्पीकिंग ऑफ संडे की संगत, जब मैं शुरू में जाती थी तो एक बड़ा मजेदार सा मुझे याद आता है बार बार सत्संग की। मैं थोड़ा नई भी थी, एंड वी वर लाइक इन आवर 20s दैट टाइम, लेट 20s भी नहीं, 20s में ही थे, बिल्कुल यंग एज। लेकिन गुरुजी की ऐसी मेहर थी, जैसी समझ गुरुजी देते हैं संगत को उस लेवल पे ही समझाते हैं। तो मैं जाती थी तो मुझे बड़ा अच्छा, एक तो दरबार में जाके सच में लगता था कि जिंदगी सफल हो गई है, बस इसी जगह पे अब रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना है। तो मैं गई थी और शुरू के दिन थे वो, तो मेनका गांधी आंटी आती थी, एंड समहाउ आई यूज्ड टू बी अ सीक्रेट एडमायरर ऑफ मेनका गांधी आंटी। आई एम कन्फेसिंग इट टुडे। तो मैं उनकी सीक्रेट एडमायरर थी। अब वो तो रहती थी, हालांकि गुरुजी जब जहां बैठे हैं, वो जब अपने पूरे जलवे में बैठे हैं, उनके सामने सब कुछ फीका था। वो जब बैठते थे गद्दी पे, किंग ऑफ द किंग्स, रॉयल मैजेस्टिक, शहनशाहों के शहनशाह, उनके सामने कोई भी आ जाए फीका ही लगता था, इतना उनका जलवा और नूर था। लेकिन बस ह्यूमन बीइंग्स है तो नजर पड़ गई थी आंटी पे। और वो क्या करती थी कि जो गुरुजी का सिंहासन है और जो पीछे की विंडो है एम्पायर स्टेट में, उसके बीच वाली जगह पे बैठती थी, थोड़ा अंदर ही होके बैठती थी, ज्यादा दिखाई नहीं पड़ती थी बाहर। तो मैं थोड़ा उनकी तरफ भी मेरी नजर चली जाती थी। फिर क्या हुआ कि एक बार जब लंगर का टाइम हुआ तो लंगर के लिए आधे सबसे पहले वाला लॉट जब बैठ जाता था, कक्कड़ अंकल बाद में आके बोलते थे लास्ट राउंड फॉर लंगर, तो हम तो लास्ट में ही रहते थे, तो हम बाहर निकलने लगे। तो जब फर्स्ट रो बैठी थी तो मैंने देखा कि गुरुजी बैठे हैं और जो बगल वाली वॉल है, वॉल के साइड में मेनका आंटी है और सारी संगत भर चुकी है, रो भर चुकी है। मैं बिल्कुल एम्पायर स्टेट के जो ऊपर की सीढ़ियां हैं उनसे एकदम कदम रख के ऊपर चढ़ के बाहर जाने वाली थी। जब गुरुजी बैठते थे वहां पे, गुरुजी आपके दिमाग को, आपकी सोल को ऐसे कंट्रोल कर लेते थे और टेलीपैथी से आपको ऐसे मैसेज देते थे कि आप तुरंत उसको रिसीव कर ले। मतलब वो भी गुरु जी ही करते थे कि आपके मन को ऐसा रिसेप्टिव बना देते थे कि आप उनके टेलीपैथिक मैसेज को एक्सेप्ट रिसीव भी कर लेते थे। तो उन्होंने वहां से गद्दी से टेलीपैथिकली मुझे बोला अपनी तरफ देखने के लिए, और मैंने उसी समय गुरुजी की तरफ देखा और गुरुजी ने हाथ के अपने वो परम डिवाइन इशारे से मुझे बुला लिया। और जैसे ही मैं गई, सिंगल अंकल ने भी कहा आंटी जाओ, और जब मैं गई तो मेनका आंटी के सामने वाली बिल्कुल जगह खाली थी किसी संगत के बैठने के लिए, लंगर के लिए, बाकी पूरी रो फुल हो चुकी थी। और उस दिन गुरुजी बैठे थे, उनके एकदम चरणों में मैं बैठी इस साइड में, क्योंकि वॉल वाली साइड में मेनका आंटी बैठी थी। उनके बिल्कुल सामने बैठ के एक ही थाली में सबसे पहले थाली को प्रणाम करके
रोटी प्रसाद हाथ में दे देते थे, कोई भी संगत दे देती थी, उन्होंने मुझे दिया और मैंने लिया और मैंने उसको मत्था टेका। उस दिन गुरुजी ने ये एहसास कराया कि सब बराबर हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, और ये भी एहसास कराया कि तुम्हारे मन में कोई भी इच्छा हो, मुझे पता है, नॉट इवन योर कॉन्शियस विशेस, योर अनकॉन्शियस विशेस ऑल्सो। और मैं बैठी और फिर उन्होंने लंगर के दौरान ही आंटी ने मुझे एक दो अच्छी सीख दी थी, जिनको भी मैं गुरुजी का ही हुक्म और मैसेज मानती हूँ, क्योंकि लड्डू था और मुझे लगा कि इतना बड़ा लड्डू है, मैं बाहर ले जाके बाद में खा लूंगी। उन्होंने कहा फिनिश योर लड्डू। मैंने कहा ओके, आई कीप इट। उन्होंने कहा फिनिश योर लड्डू हियर, मतलब वहीं खत्म करना है। और उस दिन जब गुरुजी के चरणों में बैठी थी, गुरुजी जब बैठते थे तो वो थोड़ा सा अपने चोले को एडजस्ट करते रहते थे, कभी पैर के ऊपर पैर रख लेते थे, कभी मतलब अपनी वो जो बॉडी लैंग्वेज थी उनकी, वो इतनी डिवाइन होती थी। वो जब ऐसे जरा सा पहलू भी बदलते थे ना, तो लगता था कि न जाने क्या क्या उन्होंने कर दिया, इतने में ही कितनों को ब्लेस कर दिया, कितना का कल्याण कर दिया। तो उस दिन भी उन्होंने वही किया, पैर के ऊपर पैर दोबारा ऐसे रखा, उनका चोला मुझे टच हो गया, छू गया मुझे वहां पे बैठ के लंगर करते समय, क्योंकि मैं उनकी तरफ बैठी थी और मेनका आंटी सामने की वॉल के साइड में बैठी थी। तो वो है ना जगदीश सिंह का चलता था कि एक जरा हाथ बढ़ा दे तो पकड़ ले दामन, बिल्कुल वही मन में आया और गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया उस दिन। तो ये सब इतने प्यारे अनुभव हैं। और गुरुजी का दरबार सारे रिलीजन्स के लिए था, सारे धर्मों के लोग, अगर शब्द चलते थे तो ओम नमः शिवाय भी चलता था और सूफी कलाम भी चलते थे, बाबा बुल्ले शाह के, वारिस शाह के, और नुसरत साहब की कवालियां, तुम एक गोरख धंधा हो। और सच बता रही हूँ, आज डॉली आंटी ने सत्संग किया है, इतना अच्छा लगा सुन के, क्योंकि म्यूजिक जैसे आंटी ने बोला, बिल्कुल वो खुदा की इबादत है, वो रब की इबादत है। गुरु जी ने म्यूजिक से बहुत कनेक्ट किया संगत को। शब्द चलते थे, भजन चलते, अमृतवाणी, और उसके बाद जब ये चलता था सारी नुसरत साहब के, हंसराज हंस के निस खैर मंगा सोनिया में तेरी दुआ ना कोई होर मंगता, या तू माने या ना माने दिलदारा असा तो तने रब मानिया, ये सब भी इतने मेडिटेटिव और इतने कनेक्टिव होते थे। इनसे इतना कनेक्शन गुरुजी से आज तक आता है, ये मेडिटेशन से कम नहीं है। इनको आप बैठ के ध्यान से सुनिए, इसीलिए गुरुजी सुनवाते थे, क्योंकि इनसे भी वही कनेक्शन गुरुजी से आता है जो गुरुजी हमको देना चाहते हैं अपने साथ में। तो कोई भी ये नहीं है कि एक ही धर्म का है गुरुजी का दरबार, सारे धर्म के लोग, बिल्कुल खुला दरबार है गुरुजी का, ओपन हार्टेडली गुरुजी वेलकम करते थे सबको। और आजकल तो बड़ा पवित्र टाइम चल रहा है, नवरात्रे चल रहे हैं माता जी के, तो इसमें भी कोई वहम करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी के यहाँ जाते हैं, बिल्कुल आपको जो आपके धर्म में है सब मानिए, गुरुजी ने कहाँ मना किया। हम तो गुरुजी के यहाँ जाने के बाद ही, हमारे जो मेजर तीर्थ स्थान होते हैं इंडिया में, हम तो गुरुजी के यहाँ जाने के बाद ही हमारा वो रास्ता खुला और हम सबके दर्शन करके आए, क्योंकि हमारे मन में इच्छा थी लेकिन हम जा नहीं पाते थे। तो स्पीकिंग ऑफ दैट, माता वैष्णो रानी हमेशा से ऐसा नहीं था कि कोई मान्यता मानी है, ऐसा नहीं था कि बहुत ही ऐसे कोई कॉन्शियस विश है, लेकिन अनकॉन्शियस में वो विश थी एक, मेरे अंकल की ज्यादा थी। तो जब इंडिया में रहते थे तब तो कभी नहीं ऐसा बना, बुलावा नहीं आया या क्या बोलिए, लेकिन यहाँ डालस में रह के लास्ट ईयर जब हम गुरुजी ने समाधि लेने के पहले मुझे एक बार बोला था बड़ी मंदिर आई, और उस टाइम पे मुझे नहीं समझ में आया था क्योंकि कोई बड़ा फंक्शन तो था नहीं पास में, लेकिन बाद में समझ में आया था कि गुरुजी ने बड़ी मंदिर आई क्यों बोला था, क्योंकि उसके बाद उन्होंने समाधि ले ली थी। तो डालस से गुरुजी की इतनी मेहर है कि हर साल बुलाते हैं अपने बर्थडे के फंक्शन पे, और हम जाते हैं। तो जब भी जाते हैं तो डालस की संगत के लिए गुरुजी अपने आप ही पेंडेंट्स और गुरुजी के स्वरूप सब भेज देते हैं यहाँ पे जितनी संगत जुड़ती है, और ये भी गुरुजी करते हैं, हमारा इसमें कुछ नहीं है योगदान कि हम कर रहे हैं। नो वन कैन टेक क्रेडिट एवर, कोई क्रेडिट अपने को नहीं ले सकता कि हम संगत जोड़ रहे हैं या हमसे संगत जुड़ रही है, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ गुरुजी करते हैं। तो गुरुजी स्वरूप और पेंडेंट बड़े मंदिर से भिजवा देते हैं संगत के लिए यहाँ पे। इस बार हम लोग जब गए तो अंकल, मेरे अंकल विकास अंकल, वो मंडे को उन्होंने, अब इस बार माता का बुलावा भी गुरुजी ने करवा दिया, हाजिरी लगवा दी, और गए मंडे को। तो सोचा दिन में बड़े मंदिर चले जाएंगे, दर्शन कर लेंगे, फिर शाम की ट्रेन पकड़ेंगे। और जब वो गए
तो उस दिन इतनी मैजिकली, इतने डिवाइन तरीके से गुरुजी ने सब कुछ प्लान किया कि उनको जो वहाँ सेवादार अंकल थे, उन्होंने जब मेरे अंकल ने बताया कि डालस की संगत के लिए गुरुजी के स्वरूप चाहिए, तो उन्होंने इतने सारे स्वरूप दिए, इंक्लूडिंग 2 बिग वाले, बड़े वाले स्वरूप येलो चोला के। अब मेरे अंकल तो लैपटॉप बैग लेके गए थे, तो उन्होंने सोचा बड़े स्वरूप में रख के कैसे, तो उन्होंने वहीं बैग खरीदा मार्केट से जाके। ये सब गुरुजी की प्लानिंग थी। और हैंडबैग में हमेशा हम गुरुजी के स्वरूप को कभी भी ऐसे नहीं रखते, हमेशा अपने पास जो हैंडबैग है उसमें रखते हैं, या लैपटॉप बैग या जो है, तो उसमें रख के वो वैष्णो देवी तक गए। और वैष्णो देवी तक गुरुजी यात्रा करके मेरे अंकल के साथ वापस डालस यहाँ पे आए। तो ये गुरुजी किस ढंग से क्या कराते हैं, ये सिर्फ गुरुजी जानते हैं और कोई नहीं जानता है। इवन महासमाधि के बाद भी गुरुजी के शुरुआती दौर में हमें ऐसा लगा था कि कैसे चलेगा अब, क्योंकि हम तो इतना शैटर्ड, और इतनी सारी संगत इतनी शैटर्ड हो चुकी थी, लाइक ऑर्फन, वी वर फीलिंग लाइक वी हैव बीन ऑर्फन्ड। लेकिन गुरुजी ने इतना संभाला। एक तो सबसे पहले ही इतनी फ्रेग्रेंस गुरुजी के घर में आई, तो उसी दिन हम पहुंचे मंदिर, और इतनी फ्रेग्रेंस गुरुजी के घर में आई थी, तो वो जो रीअश्योरेंस था गुरुजी का, वो मिलने लगा था। और गुरुजी ने बहुत संभाला। उसके बाद से तो इतना गुरुजी का जो एक एहसास है, प्रेजेंस है, उनकी रीअश्योरेंस है, उनकी वार्मथ है, उनकी मौजूदगी का एहसास, वो इतना करारे हैं कि अब तो लगता है कि गुरुजी अपने जो विराट स्वरूप में, सर्वव्यापी स्वरूप में है, अपने यूनिवर्सल फॉर्म में। ये तो अब सच में बहुत अनुभव होता है। पहले तो हम सिर्फ लिमिटेड समझते थे कि गुरुजी सिर्फ बड़े मंदिर में है और एम्पायर स्टेट में है, लेकिन अब तो गुरुजी हर जगह हैं। तो इसीलिए मुझे बस यही लगता है कि जैसे गुरुजी जहाँ रख रहे हैं, सबको, सारी संगत को बहुत ब्लेस करते हैं गुरुजी जहाँ पे भी हैं। और जब महासमाधि के बाद में गुरुजी ने हमें जब डालस भेज दिया यहाँ पे, तो उसके बाद भी गुरुजी ने बहुत अपना कनेक्शन बना के रखा हमसे। आई ऑलवेज से, हम कभी गुरुजी से नहीं जुड़ते, गुरुजी हमें जोड़ते हैं, गुरुजी हमें अपने साथ लगा के रखते हैं। ये भी उनकी ही मर्जी होती है, हमारे हाथ में नहीं होता है ये। हम बहुत ही कमजोर होते हैं, हम कभी भी भटक सकते हैं, लेकिन गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है तो वो कभी नहीं छोड़ते हैं। और अगर गुरुजी हमारे साथ हैं तो फिर किस बात की फिक्र, फिर तो बस वो ही हैं सब कुछ संभालने वाले मालिक। तो गुरुजी का एक मेरे को बहुत अच्छा याद आता है, जब बर्थडे फंक्शन हुआ था, हंस जी आए थे, जो मैंने बहुत बार शेयर किया है, तो शॉर्ट में बोलूंगी कि कैसे गुरुजी म्यूजिक से कम्युनिकेट करते हैं। तो गुरुजी, उस दिन बहुत बारिश होने वाली थी दिल्ली में, और गुरुजी का स्टेज तो खुले में लगा था बड़े मंदिर में, और सारा इंतजाम खुले में था, लंगर प्रसाद और सब कुछ। इतनी बारिश के चांसेस थे, और जैसे गुरुजी मंदिर आए, किसी ने बोला कि गुरुजी बारिश के चांस लग रहे हैं, गुरुजी ने सिर्फ ऊपर देखा था आसमान की तरफ, सबको पता है सारी संगत को। उसके बाद बिल्कुल बारिश, गुरुजी के मंदिर में बादलों को इजाजत नहीं थी बरसने की, उनकी मर्जी के बिना बादल बरस भी नहीं सकते। और हंस जी ने जैसे ही शुरू किया अपना प्रोग्राम, गुरुजी को मथा टेक के पहली लाइन उन्होंने यही बोली, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं गुरुजी के दरबार में हूँ। और पहला जो उन्होंने गाया, ये जो सीली सीली आंधी है हवा, किथे कोई रोना होएगा, वो हवा भी सीली सीली ऐसी ही थी उस दिन, जैसे लग रहा था कि बस बरसने वाले हैं बादल, लेकिन गुरुजी ने थाम के रखा है कि अभी रुक जाओ। तो ये गुरुजी इतने, लाइक गुरुजी का हर चीज पे कंट्रोल है, नेचर पे कंट्रोल है, हम सब पे कंट्रोल है। गुरुजी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।